Hello everyone, welcome to Finance and Economy News Simplified series. In this video, we are discussing the important current affairs related to economy and finance from 7th May to 14th May. ये सीरीज आपके रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज की मदद से आप रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम में आने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। The first question is, what is the minimum holding period for immovable properties to be classified as long-term assets for capital gain tax purposes in India? आंसर है 24 मंथ। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि अगर 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद उनकी सरकार बनती है तो जो कैपिटल गेन टैक्स का स्ट्रक्चर है उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया जाएगा। र्यूमर था कि सरकार कंसिडर कर रही है कैपिटल गेन टैक्स के स्ट्रक्चर को चेंज करने का। इसको समझते हैं। कैपिटल एसेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट होता है उसे हम कैपिटल गेन्स कहते हैं और इसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे हम कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। अब एसेट्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कुछ इमूवेबल एसेट्स होते हैं जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, हाउसिंग प्रॉपर्टी। कुछ मूवेबल एसेट्स होते हैं जैसे कि व्हीकल, ज्वेलरी। जो आप शेयर खरीदते हैं कंपनीज के, वो भी आपके एसेट्स में आता है। अब डिपेंड करता है कि आप एसेट्स को कितने टाइम तक रखते हैं, उसके बेसिस पे इसे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्लासिफाई किया जाता है। इसको हम आगे समझेंगे कि किस एसेट्स को शॉर्ट टर्म बोलेंगे और किस एसेट्स को लॉन्ग टर्म बोलेंगे। जो ये कैपिटल गेन है ये कंपनीज पे और इंडिविजुअल दोनों पे लगता है। अगर कंपनीज भी कुछ अपने एसेट्स रखती है और उसे बेचती है जिसपे उसे प्रॉफिट होता है तो उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा, तो इसे आप ध्यान रखना। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर आपकी होल्डिंग लेस देन 2 इयर्स है तो ये शॉर्ट टर्म होगा और मोर देन 2 इयर्स है तो ये लॉन्ग टर्म होगा। जो मूवेबल एसेट्स हैं जैसे कि ज्वेलरी, व्हीकल एंड ऑल, ये अगर आपके पास 3 साल से कम है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए आएगा और अगर 3 साल से ज्यादा है तो इसे लॉन्ग टर्म में कंसिडर किया जाएगा। जो लिस्टेड शेयर है अगर आपके पास 1 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म में आएंगे और अगर 1 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म में आएंगे। जो आपके पास म्यूचुअल फंड है इक्विटी ओरिएंटेड, वो भी अगर 1 साल से कम है तो ये शॉर्ट टर्म में आएगा। लेकिन डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड आपको 3 साल रखना पड़ेगा तब जाकर के ये लॉन्ग टर्म बनेगा। 3 साल से कम ये शॉर्ट टर्म होगा और इसके अलग अलग टैक्स स्लैब हैं। ये जानना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट आप टाइम को ध्यान रखो, इससे रिलेटेड सवाल बन सकते हैं। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो एडुकेयर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रोग्राम रन कर रहा है जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। इसमें कंप्लीट इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का सिलेबस कवर है। हर क्वेश्चन का मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। आपको पर्सनल फीडबैक दिया जाएगा आपके राइटिंग के ऊपर। आप 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं मेंटर के साथ अपने राइटिंग को डिस्कस करने के लिए। ये प्रोग्राम का सब्सक्रिप्शन फी है 1499। आप educare247.in के वेबसाइट पे विजिट करके इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एडवांस मेंटरशिप कोर्स है ईएसआई एंड जीए के लिए। इसमें हमारा लाइव लेक्चर होता है, आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स दिया जाता है, पीआईबी की समरी दी जाती है, आपको सारे स्कीम्स दिए जाते हैं, टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू दिया जाता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया जाता है आपको, उसके आंसर को इवेल्युएट किया जाता है। इसमें भी आप 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द लाइव सेशन। इस कोर्स का सब्सक्रिप्शन फी है 1998। आप educare247.in वेबसाइट पर विजिट करके इन कोर्सेज को देख सकते हैं। आपका अगला सवाल है, व्हाट इज द मिनिमम एसेट साइज फॉर एन एनबीएफसी टू बी कंसिडर्ड सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट? आंसर है 500 करोड़। एनबीएफसी अपने फिक्स डिपॉजिट का रेट इंक्रीज कर रही है ताकि वो पब्लिक से ज्यादा मनी अट्रैक्ट करे, बिकॉज उसे बैंक से ज्यादा मनी मिल नहीं रहा है लेंडिंग के लिए। तो इसको समझते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट की जाती हैं और आरबीआई एक्ट का सेक्शन 45 आईसी के अंदर गवर्न होती हैं। आरबीआई के अकॉर्डिंग जो भी कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बिजनेस में है और लोन प्रोवाइड करती हैं या इक्विटी, डेब्ट या स्टॉक्स का एक्विजिशन करती हैं, वो एनबीएफसी हो सकती हैं। एनबीएफसी को डिमांड डिपॉजिट के लिए अलाउ नहीं किया गया है, बस टाइम डिपॉजिट के लिए अलाउ किया गया है, इसे आप ध्यान रखना। और ये कोई भी सेविंग या करंट अकाउंट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं। जो ये टाइम डिपॉजिट लेती है पब्लिक से, वो लेस देन 12 मंथ नहीं होना चाहिए या मोर देन 16 मंथ नहीं होना चाहिए। बेसिकली आप यहाँ 12 महीने से कम के लिए पैसे जमा नहीं कर सकते हैं और 60 महीने से ज्यादा मतलब कि 5 साल से ज्यादा के लिए पैसे जमा नहीं कर सकते। ये जो इंटरेस्ट रेट ऑफर करती हैं वो सीलिंग रेट से हाई नहीं होना चाहिए और जो करंट सेलिंग रेट है वो 12.5% है और ये मैनेज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड आरबीआई दोनों के द्वारा, इसे आप ध्यान रखना।
और आरबीआई के पास अथॉरिटी है एनबीएफसी के लिए लाइसेंस इशू करने का। जो भी एनबीएफसी 500 करोड़ से ज्यादा की है उससे हम सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी बोलते हैं। तो ये सारे फैक्ट आप एनबीएफसी से रिलेटेड ध्यान रखना। आजकल काफी ज्यादा एनबीएफसी न्यूज में है तो इससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। आपका अगला सवाल है, व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ओवरसीज इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन सिक्योरिटीज थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट्स? आंसर है रजिस्ट्रेशन विद सेबी। बेसिकली पार्टिसिपेटरी नोट के थ्रू जो भी इन्वेस्ट कर रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में उसे सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर गिफ्ट सिटी मतलब कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में हैं, वो अगर सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं तो वो पार्टिसिपेटरी नोट इशू कर सकते हैं। तो उस रेफरेंस में ये सवाल है, इसको समझते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स को पीएनस या पी नोट कहा जाता है और इसकी मदद से जो फॉरेन इन्वेस्टर या हेज फंड होते हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना सेबी के साथ रजिस्टर्ड हुए। इसके थ्रू जो भी इन्वेस्टमेंट आता है उसे ऑफशोर डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट कहा जाता है और ये जो हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इशू कर सकते हैं। अगर वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं तो वो इशू कर सकते हैं, लेकिन जो भी इन्वेस्टर्स जो इनसे पार्टिसिपेटरी नोट लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं है। जो एफपीआईज होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, वो क्वार्टरली ऐसे सारे इन्वेस्टमेंट को सेबी को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्हें आइडेंटिटी रिपोर्ट करना कंपलसरी नहीं है। विदाउट रिवीलिंग द आइडेंटिटी वो रिपोर्ट कर सकते हैं कि पार्टिसिपेटरी नोट के थ्रू इतना इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया गया है या उन्होंने इतना पार्टिसिपेटरी नोट इशू किया है। आपका अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स हैव बीन रिसेंटली अप्रूव्ड बाय सेबी रिगार्डिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज? आंसर है AMCs must implement surveillance systems to identify and address misuse of sensitive information. बेसिकली सेबी ने अभी सेबी म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशन 1996 में कुछ अमेंडमेंट्स अप्रूव किया है ताकि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उनके ऊपर रेगुलेटरी ओवरसाइट को बढ़ाया जा सके। तो इसे समझते हैं। नए अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी को इनहैंस सर्वेलेंस सिस्टम इंप्लीमेंट करना होगा, इंटरनल कंट्रोल बढ़ाना होगा, साथ ही साथ एस्केलेशन प्रोसेस डेवलप करना होगा ताकि मिसकंडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सके और टाइमली एड्रेस किया जा सके। मार्केट में फ्रंट रनिंग इनसाइडर ट्रेडिंग होती है और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को यूज करके ट्रेड होता है, उसे प्रिवेंट करने के लिए सेबी ने यह मैकेनिज्म डेवलप किया है। हमने लास्ट वीडियो में फ्रंट रनिंग के बारे में बात करी थी, आप चाहो तो लास्ट वीडियो में जाकर के देख सकते हो। सेबी ने एक और चेंजेस किया है, जो भी मार्केट आवर के दौरान फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखना कंपलसरी नहीं है। तो ये भी एक पॉजिटिव चेंज है, आप ध्यान रखना। पैसिव स्कीम्स जो है उससे रिलेटेड भी सेबी ने रूल में चेंज किया है, जो कि जैसे इंडेक्स फंड एंड ऑल, इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो स्टॉक होल्ड करते हैं उसके इक्विवेलेंट उसके प्रोपोर्शन में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये पूरे मनी का 35% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारे चेंजेस को आप ध्यान रखो, इससे रिलेटेड सवाल बनाए जा सकते हैं। आपका अगला सवाल है, व्हाट इज वन ऑफ द पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ इंडियन रुपीज डिप्रिसिएशन ऑन द इकोनॉमी? आंसर है बूस्ट एक्सपोर्ट्स बाय मेकिंग देम चीपर फॉर फॉरेन बायर्स। बेसिकली रूपी पिछले 10 साल में 27.6% डिप्रिशिएट हुआ है डॉलर के अगेंस्ट। इसको समझते हैं, इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट को देखते हैं। 2004 में $1 44.37 रुपीज के इक्विवेलेंट था, जो कि 2014 में बढ़ के 60.34 रुपीज हो गया। जो चेंज आया वो 26.5% का आया। 2024 में $1 83.38 रुपीज के इक्विवेलेंट है और जो 10 सालों का चेंज है वो 27.6% है। अब रुपी पिछले 10-20 सालों में डिप्रिशिएट हुआ है। डिप्रिशिएशन के कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट है, कुछ निगेटिव इंपैक्ट है। पॉजिटिव इंपैक्ट ये है कि जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो बूस्ट होता है, बिकॉज फॉरेन बायर्स के लिए इंडियन गुड्स चीपर पड़ते हैं तो वो एक्सपोर्ट पसंद करते हैं। जो इनवर्ड रेमिटेंस है वो बढ़ जाता है, बिकॉज अगर वहां से कोई $1 इंडिया भेजता है तो हमें 83.38 रुपीज मिलता है। बेसिकली जो इंडिया का डिस्पोजेबल इनकम है रेमिटेंस के थ्रू वो बढ़ जाता है। अब निगेटिव इंपैक्ट्स क्या है? जो हमारा इंपोर्ट कॉस्ट है वो हाई हो जाता है, बिकॉज हमें डॉलर में पे करना पड़ता है, मतलब कि हमें ज्यादा रुपीस देने पड़ते हैं, जो इंडिया में इन्फ्लेशनरी प्रेशर को बढ़ाता है। जो हमारे फॉरेन डेप्ट हैं वो भी कॉस्टलियर हो जाते हैं, बिकॉज हमें जब पेबैक करना होता है तो रुपी में पेबैक हमें ज्यादा रुपीस देने पड़ते हैं। और ऐसे में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिस्करेज होते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, इनस्टेबिलिटी की साइन है रुपी का डिप्रिशिएशन। तो ये सारे इंपैक्ट को आप ध्यान रखो, इससे रिलेटेड डेफिनेटली सवाल बनाए जा सकते हैं
और डिस्क्रिप्टिव में भी ये पूछे जा सकते हैं कि रुपी के डिप्रिसिएशन का इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होगा। तो आप पॉजिटिव एंड निगेटिव इंपैक्ट को इवेलुएट करके आंसर लिख सकते हो। आपका अगला सवाल है, व्हाट इज द मेंबरशिप स्टेटस ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन फोरम ऑफ फॉरेस्ट्स। आंसर है फाउंडिंग मेंबर। बेसिकली यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का जो 90th सेशन के डेलीगेट्स हैं वो इनफॉर्मल नेगोशिएशन में गए हैं कि हाई लेवल डिक्लेरेशन को पास किया जा सके। अभी ये ड्राफ्ट स्टेज पे है, इसे समझते हैं। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन जो फॉरेस्ट है इसे 2000 में यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने एस्टैब्लिश किया था। इसका काम यह है कि हर तरह के फॉरेस्ट का मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करें। इसका एनुअल मीट होता है यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, और जो भी मेंबर कंट्रीज हैं बेसिकली बाय डिफॉल्ट जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं वो इसके मेंबर होते हैं, और कुछ स्पेशलाइज एजेंसी भी इसकी मेंबर है। इंडिया इसके फाउंडिंग मेंबर में आता है, तो इसे आप ध्यान रखना। फॉरेस्ट रिलेटेड जो एजेंसीज हैं वो लोग अभी हाई लेवल डायलॉग कर रही हैं टेक्निकल मैटर पे, ताकि जो यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट है उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं आपके सिलेबस में। इन्वायरमेंटल इशूज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आरबीआई के द्वारा रिसेंटली ऐड किया गया है, तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपका अगला सवाल है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी वाज कंट्रीब्यूटेड बाय रिन्यूएबल सोर्सेज एज ऑफ 2023-24। आंसर है 33%। काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर एंड सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस ने एक हैंडबुक पब्लिश किया है जिसमें यह बताया है कि इंडिया के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसमें कोल का कंट्रीब्यूशन 50% से कम हुआ है। तो ये इंडिया के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, कोल का शेयर ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 50% से कम हो गया है। तो इसे आप ध्यान रखना, इसको समझते हैं। इस रिपोर्ट में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, उसे देखते हैं। 2023-24 में इंडिया ने पावर जनरेशन के लिए 26 गीगावाट का कैपेसिटी ऐड किया है, जिसमें 71% कंट्रीब्यूशन रिन्यूएबल एनर्जी से है। तो ये काफी बड़ा अचीवमेंट है, इसे आप ध्यान रखना। इंडिया का जो टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है वो 442 गीगावाट हो चुका है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 33% है, हाइड्रो का कंट्रीब्यूशन 11% है। ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। टोटल रिन्यूएबल में 81% अकेले सोलर पावर कंट्रीब्यूट करता है। जो विंड कैपेसिटी है वो 33.3 गीगावाट के आसपास है, और जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो 1.4 गीगावाट के आसपास है। रिन्यूएबल एनर्जी का जो ऑक्शन है वो 2024 के फिस्कल ईयर में, मतलब 23-24 में 41 गीगावाट हो चुका है। तो इसे भी आप ध्यान रखना। इंडिया का कमिटमेंट है कि 2030 तक जीडीपी इमिशन का जो इंटेंसिटी है उसे 45% से रिड्यूस करेगा, और 50% जो इसका पावर जनरेशन होगा वो नॉन फॉसिल रिसोर्सेज पे होगा। तो ये काफी बड़ा कमिटमेंट है, इंडिया उसको अचीव करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, और अलग अलग इनिशिएटिव भी आ रहे हैं ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड। आपका अगला सवाल है, हु कैन बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। आंसर है अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और फॉर्मर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। सेंटर ने अभी हाल ही में संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसका प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। तो उसके रेफरेंस में ये सवाल है, समझते हैं इसे। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल एक स्पेशलाइज अथॉरिटी है जो कि जीएसटी रिलेटेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, और इसे जीएसटी एक्ट 2017 के अंतर्गत एस्टैब्लिश किया गया है। इसका एक प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में बैठता है, और बाकी 38 स्टेट बेंचेज हैं जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोकेशंस पे हैं। बेसिकली इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, साथ ही इसमें एक जुडिशियल मेंबर होता है, और 2 टेक्निकल मेंबर होते हैं, एक सेंटर की तरफ से एक स्टेट की तरफ से। और जो स्टेट बेंच होता है उसमें 2 जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक टेक्निकल मेंबर होता है सेंटर का और एक टेक्निकल मेंबर होता है स्टेट्स का। इसकी जो एलिजिबिलिटी है पर्सन की जो प्रेसिडेंट बन सकता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए। बेसिकली ये दोनों रिटायर्ड होने चाहिए, इसे भी आप ध्यान रखना। जो जुडिशियल मेंबर है वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए 10 सालों के लिए। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखो, इससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं बिकॉज ये न्यूज में है, और टैक्सेस रिलेटेड जीएसटी रिलेटेड चीजें हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपका अगला सवाल है, विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुड एप्लीकेशंस फॉर एक्सपोर्ट नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बी सबमिटेड थ्रू। आंसर है सुगम पोर्टल। बेसिकली जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसके पास एक्सक्लूसिव राइट है एक्सपोर्ट्स के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करने का। स्टेट गवर्नमेंट से ये राइट अब हटा करके सिर्फ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया गया है। समझते हैं इसे।
15 मई 2024 से ये प्रोविजन कर दिया गया है कि ड्रग्स के एक्सपोर्ट्स के लिए जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है, अब बस सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन उसे इशू कर पाएगा। पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट्स होती थी सर्टिफिकेट इशू करने की। 2018 से स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ग्रांट कर रहा है, लेकिन जो हमारा ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी है उसने ऑब्जर्व किया कि इसमें काफी डिले होता है और जो एक्सपोर्ट का प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन भी नहीं है। इस कारण से ये राइट हटा करके अब बस सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया गया है। ये ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसका काम ये है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को रेगुलेट करना, इसके फंक्शन को रेगुलेट करना। तो इसे आप ध्यान रखना, ये ड्रग को अप्रूव करता है, क्लिनिकल ट्रायल्स को भी कंडक्ट करता है और ड्रग्स के लिए क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए इसे ये सेट करता है। इसके 9 जोनल ऑफिसेज हैं कंट्री में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है बिकॉज इंडिया से काफी ज्यादा ड्रग एक्सपोर्ट किए जाते हैं अदर कंट्रीज में। तो ये सारे फैक्ट्स ध्यान रखना इस बॉडी से रिलेटेड। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।